हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम क्लास 7th का साइंस का सेकेंड चैप्टर के लास्ट पार्ट में हैं। हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेज किस तरह से फीड किया जा सकता है, किसको हम फीडिंग बोलते हैं और हमको ये सारे फीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली हमको न्यूट्रिशन के लिए ये सब खाने की ज़रूरत पड़ती है। हम क्यों खाते हैं? ताकि हमको न्यूट्रिशन मिल सके, हमारे बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में हमने ये पूरा डायग्राम अच्छे से स्टडी किया था कि कहाँ पे क्या ऑर्गन्स है और उस ऑर्गन में से कौन से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते, यहाँ पे क्या डाइजेस्ट होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक, इन दोनों का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। फिर हमने बकल कैविटी पढ़ा था। टीथ्स पढ़े थे कि हमारे माउथ में दो तरह के टीथ होते हैं। पहले होते हैं मिल्क टीथ, फिर पढ़ा था परमानेंट टीथ। इन सब के फंक्शंस, कौन से वैरायटी ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने ये टेस्ट पढ़ा था, टेस्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। फिर हमने टूथ डिके पढ़ा था। टूथ डिके के बाद ये टेस्ट बर्ड्स पढ़े हैं और टेस्ट बर्ड्स के साथ साथ हमने पढ़ा था कि हमको हिकअप्स या फिर चोकिंग सेंसेशन क्यों होते हैं। फिर हमने फूड पाइप पढ़ा था, जहाँ से हम उसके एक्टिविटीज देख रहे थे कि किस तरह से कौन सा मूवमेंट है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता, नहीं पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सेकंड पार्ट के वीडियो में देखिए, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वो कौन फूड है, वो कौन से मूवमेंट से ऊपर से नीचे जा रहा है। स्टमक पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज क्या है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट में हैं। लास्ट पार्ट में 2.3 समझना है। उससे पहले हम ये एक बॉक्स जो आपके स्क्रीन पे है ब्लू कलर का, उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है डायरिया। समटाइम्स you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. बहुत बार ऐसा होता है कि हम वाटरी स्टूल रिलीज करते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाय एनी इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है, खाना हजम नहीं हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उन तीनों केसेस में डायरिया होता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। हाइजीन, बच्चों को हाइजीन के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं होता है और उतना बच्चे केयर नहीं करते हैं। आपके मम्मी पापा भी अगर आपको बोलते हैं कि आप वॉश करिए अच्छे से हैंड्स, उसके बाद आप फूड या कंज्यूम करिए, या खाना खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ धोना है, आप अगर वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो वहां से आके भी अच्छे से हाथ धोना है, तो ये सारे बच्चे इक्वली वॉश नहीं करते हैं और इक्वली उसको फॉलो भी नहीं करते। तो इसीलिए बच्चों में ये ज्यादा कॉमन है डायरिया। अंडर सीवियर कंडीशन भी फेटल मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है अगर डायरिया बहुत सीवियर हो जाए। इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा वाटर अगर निकलने लग जाए तो हमारा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगा और एक्सेसिव लॉस का बॉडी से वाटर और सॉल्ट का, तो बॉडी नहीं कर पाता। इसीलिए कभी भी हमको डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Even before a doctor is consulted, the patient should have given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. हमारे बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स है, सारे फंक्शंस जो है, वो एक अच्छे हाइड्रेशन पे होता है, एक आयनिक कंसंट्रेशन में होता है। जैसे नमक है, नमक और शक्कर, ये दोनों बेसिकली हमारे बॉडी के बेस है। तो नमक और शक्कर का जो घोल होता है, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा शक्कर डिजोल्व कर ले लीजिए और आप ले लीजिए, और वो पानी कैसा होना चाहिए, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी होना चाहिए। फिर आपका ये जो सॉल्यूशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ORS सॉल्यूशन, फुल फॉर्म है
ओरल रीसोल्यूशन सॉल्यूशन, ओरल मतलब मुंह से खाने के लिए, रिहाइड्रेशन को वापस लाने के लिए ये सॉल्यूशन है, तो इससे जाता है, तो इससे आपके बॉडी में जो डायरिया के कारण वाटर है वो ठीक रहा है, वो ठीक होने लगेगा। अब हम चलते हैं 3 पे, जहाँ पे हमको पढ़ना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग। अभी तक हमने इंसानों के बारे में पढ़ा है, अब हमको ऐसे एनिमल्स के बारे में जो घास खाते हैं। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals doing continuously even if they are not eating? अगर वो नहीं खा रहे हैं तो भी उनके मुंह चलता ही रहते। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. ये क्या करते हैं, जब उनको खास खाने के लिए दिया जाता है तो वो तुरंत उसको चबाते हैं थोड़ा और उसको गटक के स्टमक के एक पार्ट जिसका नाम है र्यूमन, वहां पे इसको स्टोर कर देता है। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड एज कट। सॉरी, फिगर 2.9 ये देखिए डायग्राम। ये जो है इनका इसोफेगस से खाना सबसे पहले र्यूमन में पहुंचा। अब र्यूमन में ये थोड़ा सा डाइजेस्टेड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। जब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है तो उतना ओरिजिनल मैटर जैसा तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा क्लमजी या थोड़ा सा स्लरी जैसा बन जाता है, और इस कन्वर्टेड फॉर्म को बोला जाता है कर्ड, CUD कर्ड। But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. पर उसके बाद इनके जो ईसोफेगस है इसमें इनका टेंडेंसी है वो क्या करते हैं, ये र्यूमन में जो कर्ड है इसको वापस वो अपने माउथ में ले सकते हैं। अब माउथ में लेके उसको बार बार चबाते रहते हैं, और इस प्रोसेस को बार बार चबाने को बोलते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो र्यूमिनेशन करते हैं उनको बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। तो काऊ, बफेलो ये सब क्या होंगे, र्यूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास जो है वो सेलुलोज से बना रहता है और जिस जो एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक लियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया जो रहता है इनके र्यूमन के अंदर वो डाइजेशन करता है सेलुलोज का। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, इसलिए हम घास वास नहीं खा पाते हैं क्योंकि इस सब में बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है। और ये जो फाइब्रस पार्ट है ये डाइजेस्ट वही कर सकते हैं जो र्यूमिनेंट्स है। इसीलिए हम सलाड लेते हैं पर वो हमको डाइजेशन में काम नहीं करता, वो अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो हमारे बाउल मूवमेंट को अच्छा करने के लिए हम सलाड कंज्यूम करते हैं। और घास जो है उसमें बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है, फाइबर होता है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते या हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पर र्यूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between esophagus and the small intestine. हॉर्स और रैबिट्स में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं केकम। ये देखिए यहाँ पे एक केकम करके, ये वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है केकम। अभी इस केकम में क्या होता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आता है केकम। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in humans. ह्यूमंस में जो बैक्टीरिया नहीं होते हैं वो बैक्टीरिया इन रूमिनेंट्स के केकम में प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। So far you have been learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth or a digestive system. पहले हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, तो इन सब में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो बहुत छोटे हैं और इनके पास ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फिर ये क्या करते हैं, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। अब ये कैसे फूड डाइजेस्ट करते हैं, इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। आपको और एक इंटरेस्टिंग वे नीचे बताया गया है, किसमें होता है ऐसा। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। अब एमीबा जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है।
मतलब एमीबा आपको आँख से दिखेगा नहीं, आपको कैसे दिखेगा? एमीबा माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, जो कि एक सेल का ही बना हुआ रहता है, सिंगल सेल है। It is a microscopic single-celled organism found in pond water. Pond water में आपको बहुत सारे अमीबा दिख सकते हैं। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and a small bubble-like vacuole. यहाँ पे एक छोटा सा, ये देखो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस दिखा रहा है और यहाँ पे ये वैक्यूल्स है नीले रंग का। Amoeba constantly change its shapes and position. Amoeba अपना पोजीशन और शेप चेंज कर सकता है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia. अब इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये क्या करते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकाल सकते हैं और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फॉल्स फीट। अब अगर ऐसे मूवमेंट्स वो निकाल रहा है जो कि फॉल्स है, तब क्या करेगा, तो उसके बीच में वो अपने फूड को कैप्चर कर लेगा। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का जो बना हुआ वो फूड है। ये देखिए इस साइड में दिया है इंजेक्शन, यहाँ पे ये पार्ट है, ये फूड है। इस फूड को कंज्यूम करने के लिए इसने इस तरह से अपने शेप को चेंज कर लिया है ताकि ये फूड इस गड्ढे के अंदर से सेल के अंदर घुस जाए। अब घुसने के बाद इसमें वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो भी इसका कचरा है ये इस तरह से बाहर निकाल देगा। एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको ये बड़ा सा बॉल दिख रहा है ब्लू कलर का, ऐसा बॉल नहीं है, ये बहुत छोटा है क्योंकि एमीबा तो खुद माइक्रोस्कोपिक है, तो उसका वो जिसको खाएगा वो भी माइक्रोस्कोपिक है। When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. जब एमीबा को समझ में आता है कि हाँ मेरे आजू बाजू में कुछ खाने का सामान है, तब जाके वो अपने मेम्ब्रेन को इस तरह से सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप करता है और उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर घुसा लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। अब वो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होगा जो उस फूड को जो उसने अंदर घुसाया है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. अब क्या करते हैं, वो उस फूड को छोटा छोटा टुकड़ा करके डिग्रेड कर देता है। अब जब ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residues of the food, जो उस काम का नहीं है, the undigested residue जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, is expelled out by the vacuole. वो वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. इसी तरह से सारे जो डाइजेशन है वो सबके का सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि जब आप डाइजेशन करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा और एनर्जी से आप बाकी काम कर सकते हैं। इन द लैटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंटेस्टाइन से पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारा फूड एब्जॉर्ब्ड फूड ट्रेवल होता है। तो ये था चैप्टर 2 का कंप्लीशन। इसके बाद आपके पास चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स है, इसके डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं और इसके जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस हैं ये आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे में हम कुछ सीरीज रखेंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक साथ कंपाइल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी मेरे चैनल्स में ये वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपके पास टाइम से पहुंच सके। थैंक यू। हैप्पी स्टडिंग।